उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसका दावा कर रही प्रदेश सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस पर प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, जहां देश को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी और प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रही है ये सरकार, वहीं वे अपने हर वादे में डबल इंजन की तरह फेल भी होती जा रही है। देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी में देश विश्व गुरु बन चुका है। आज अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है। वो स्वयं आपके आंकड़े बताते हैं कि आज पूरे देश में 60 करोड़ लोग हैं जो कि राशन पे आश्रित हो चुके हैं और प्रति वर्ष 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आपकी गरीबी रेखा से नीचे चलते चले जा रहे हैं। वही अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, आरबीआई का आंकड़ा ये बता रहा है कि आज से 2010-2011 में जो एक मिडिल क्लास की आमदनी थी, सेविंग थी, वो जीएसडीपी का 25% हुआ करती थी और आज इस समय में 5.1% पर आकर के रह गई है। आज गरीब के पास कोई पैसा, आज मिडिल क्लास के पास कोई पैसा नहीं है उसकी पॉकेट में बचाने के लिए। वही अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो नियमित वेतन भोगी जो हमारी महिलाएं 22% थी, आज कहीं ना कहीं वो 22% से गिर के 16% पे आ चुकी हैं। हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी 6 करोड़ की आबादी प्रति वर्ष गरीबी रेखा के नीचे चलती चली जा रही है। हमारी महिलाओं की नौकरियां जाती चली जा रही है, हमारे मिडिल क्लास का पैसा जाता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं इस जुमले का शिकार पूरे प्रदेश का गरीब, पूरे प्रदेश का नौजवान, पूरे प्रदेश की महिलाएं और मिडिल क्लास हो रही है। मेरा प्रश्न जो था वो अर्थव्यवस्था से लेकर के था कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्रदेश कब तक पहुंचा देगा, और साथ ही साथ मेरा प्रश्न था कि वो कौन कौन से विभाग हैं जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनको किस तरीके से उनके कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जाएगा। मंत्री जी, जो जवाब आया है उसमें विभिन्न प्रमुख सचिव जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन विभागों के नाम आए हैं, लेकिन किसका कितना % कंट्रीब्यूशन है, क्यों कम है, कैसे ज़्यादा होगा, उसकी कोई भी इसमें वर्णन नहीं दिया गया है। मंत्री जी, जो डेटाज अवेलेबल हैं आपके और गवर्नमेंट के, उसके अनुसार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों मिलकर के ही हमारी अर्थव्यवस्था को सुधार कर सकता है। और आज स्थिति ये है कि अगर हम पिछले वर्ष से अभी के ग्रोथ रेट की बात करें, अगर जिस ग्रोथ रेट से हम चल रहे हैं, आज से आगे आने 20 से 25 सालों में भी हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमें 20% ग्रोथ रेट की आवश्यकता है और यहाँ हमारा ग्रोथ रेट 10%, मीन अगर हम देखें तो सिर्फ वहाँ तक पहुँच पाया। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के जुमले में जो हमारे गरीबी रेखा के नीचे जा रहे लोग हैं, उनको वापस से ऊपर उठाने के लिए सरकार की कोई नीति आने वाली है? जो हमारी मिडिल क्लास है, जिसकी 25% जीएसडीपी तक की सेविंग्स हुआ करती थी, आज 5% हो गई है, उस मिडिल क्लास की पॉकेट से वापस भरने के लिए क्या सरकार की कोई नीति आने वाली है? जो हमारी महिलाएं 22% तक थी, उन्हें बढ़ा करके आगे लेकर के जाना चाहिए, आज 16% पे आ चुकी हैं। उन महिलाओं को वापस से नौकरी पे लाने के लिए सरकार की कोई योजना है? और साथ ही साथ मंत्री जी, विभागों का वर्णन आपने तो नहीं दिया, मैं आपसे दूसरा यह सवाल करना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 4 गुना काम करना पड़ेगा, हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को 3.5 गुना काम करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट रेट को 4 गुना काम करना पड़ेगा। जब आप पिछले 2017 से लेकर के 2025 तक उस ग्रोथ रेट को नहीं कवर कर पाए हैं, तो आगे आने वाले समय में आप 5 साल का दावा कर रहे हैं कि 5 साल में आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे? और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मंत्री जी जब भी जवाब देते हैं बहुत ही डेटाज के साथ देते हैं। मैंने जिस तरीके से जीएसडीपी का 25% का डेटा रखा है, महिलाओं का डेटा रखा है, साथ में गरीबी रेखा से प्रति वर्ष जिस तरीके से लोग नीचे आते जा रहे हैं उनका डेटा रखा है, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि उस डेटाज के साथ ही जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन माननीय सदस्य स्वयं तैयार करके इस प्रश्न को लेकर के नहीं आई है। उनको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को रखा है और भारत 3 नहीं बल्कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के दिशा में अग्रसर हुआ है।
आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है। लेकिन भारत आज दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमने 2022 से इसके लिए एक व्यवस्थित कार्य योजना को आगे बढ़ाया है और उसके अनुरूप सरकार ने अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ 10 सेक्टर में हमने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि आपके जो उत्तर आपको यहाँ से भेजा गया होगा उसमें विस्तृत रूप से दिया गया है कि 10 सेक्टर जो बनाए गए हैं, हर सेक्टर में कोई ना कोई अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी उसकी नियमित मॉनिटरिंग करता है। मासिक रूप से उस सेक्टर से जुड़े हुए किसी वरिष्ठ मंत्री के द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है। उसके कुछ सुनिश्चित पैरामीटर और इंडिकेटर्स तय किए गए हैं उनको अचीव करने के लिए, और सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से मासिक रूप से इसकी समीक्षा होती है। हर तीसरे महीने मैं स्वयं भी इसकी समीक्षा करता हूं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3 वर्ष के अंदर जो हमने टारगेट तय किए थे, हमने उसको सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। इसी का परिणाम है कि जब हमारी सरकार आई थी, 12 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी थी, इस वित्तीय वर्ष के अंत में वह 27.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनकर के उभरेगी। और यह उन स्थितियों में जब हो रहा है जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से, इस देश दुनिया की वैश्विक महामारी कोरोना के बाद उस दौर से गुजरी थी। मेरा यह मानना है कि जो ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, आज वह देश की सर्वाधिक अच्छी ग्रोथ रेट है। हमने जो 10 सेक्टर बनाए हैं, उस सेक्टर में अवस्थापना और औद्योगिक विकास का एक सेक्टर है, जिसमें अवस्थापना और औद्योगिक विकास का भी है, एमएसएमई भी है, इसके अलावा हथकरघा और वस्त्र उद्योग भी है, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, सिविल एविएशन भी है, पीडब्ल्यूडी और एनआरआई से संबंधित ये सभी विभाग इस सेक्टर के अंतर्गत रखे गए हैं और जिसकी समीक्षा स्वयं यहाँ पर एपीसी के स्तर पर होती है। दूसरा सेक्टर है जो कृषि और कृषि से जुड़े हुए जितने भी उसके अन्य सहयोगी संस्थान हैं, ये सभी उसके अधीन लाए गए हैं। उद्यान है, खाद्य प्रसंस्करण है, रेशम विकास है, पशुधन है, डेयरी हैं, फिशरीज हैं, सिंचाई और जल संसाधन और कोऑपरेटिव को भी इसके साथ जोड़ा गया है। दूसरा सेक्टर ये रखा गया है। तीसरा सेक्टर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें समाज कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ जो जितना भी सोशल सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं उन सबको इसके साथ जोड़ा गया है। चौथा विभाग नगरीय विकास से जुड़ा हुआ है, जिसमें आवास और शहरी विकास का भी है, रोजगार और गरीबी उन्मूलन का भी है, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए क्षेत्र को भी, इन सभी को इस सेक्टर के साथ जोड़ा गया है। और पांचवा ग्राम्य विकास से जुड़ा हुआ है, जिसमें ग्राम्य विकास, पंचायती राज, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति, तार राजस्व, इन सभी विभागों को इसके साथ जोड़ा गया है। पांचवा विभाग है
राजस्व संग्रह से संबंधित, जिसमें राजस्व कर और निबंधन से संबंधित स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन का है, एक्साइज का है, परिवहन का है, और भी अन्य जितने भी कर और करेत्तर राजस्व से जुड़े हुए जितने भी भाग आते हैं सबको इसके साथ जोड़ा गया है। पांचवा शिक्षा का है, जिसमें हर प्रकार की बेसिक, माध्यमिक, उच्च, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को इसके साथ जोड़ा गया है। स्पोर्ट्स को भी इसके साथ जोड़ा गया है। आठवां जो सेक्टर है वह विविध क्षेत्र में है, गृह विभाग, गृह है, कारागार है, इसमें अन्य जितने भी विभाग आते हैं इन सब को इसके साथ जोड़ा गया है। नौवां विभाग है चिकित्सा स्वास्थ्य का, जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य का है, परिवार कल्याण का है, मेडिकल एजुकेशन है, आयुष का है, महिला और बाल विकास का है। और 10वां सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म का है। इन सभी को इसके साथ जोड़ करके एक व्यवस्थित कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में इस देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में जो कार्य हुए हैं, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 20% भर्ती अनिवार्य रूप से महिलाओं की हुई है। हर एक सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो ये कहना कि उत्तर प्रदेश कभी इसको अचीव नहीं कर पाएगा, आपकी दुर्भावना हो सकती है, लेकिन सरकार की सद्भावना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्ष में इसको, इस टारगेट को अचीव करेगा। और 2029 में जिस उत्तर प्रदेश के इस संसाधनों से भरपूर उत्तर प्रदेश को प्रकृति और परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था, देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था, पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। आ गया पूरी जवाब। अगर अनुमति हो तो नेता सदन से मैं अनुपूरक पूछना चाहूंगी। अनुपूरक नहीं पूछे, कोई रिक्वेस्ट कर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो आपने आंकड़े दिए सिर्फ और सिर्फ विभागों के नाम रहे। नेता सदन, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरा प्रश्न भी यही था और मैं उसे अनुपूरक के रूप में वापस से आपके सामने लाना चाहूंगी कि जिन जिन विभागों, जिसमें कि मैंने जो खुद जानकारी ली है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज के लिए और इंडस्ट्रीज, इन डिपार्टमेंट्स का सबसे ज़्यादा योगदान होना चाहिए हमारे अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाने के लिए। और आज वर्तमान की स्थिति में ये सब अपने अपनी जगह से 4-4 टाइम्स जब ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा ग्रोथ को देंगे, तब जा करके हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन कहीं पे भी आपके उत्तर में ये नहीं आया कि 2023-24 से 2024-25 में हमने इन विभागों में कितनी इंप्रूवमेंट लेकर के आए हैं कि हम 2029 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाए। और साथ ही साथ नेता सदन, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की होड़ में जो हमारा मिडिल क्लास का पॉकेट है, और ये डेटा में आरबीआई का मैंने यहाँ पे रखा है कि आज मिडिल क्लास की पॉकेट 25% से आकर के जीएसडीपी का 5% पे आ चुकी है। उन परिवारों के लिए सरकार अपने ग्रोथ रेट में कैसे काम कर रही है, उस मिडिल क्लास को इसमें कैसे बचाएगी? बस ये 2 प्रश्न हैं, मैं अनुरोध करूंगी कि आप जवाब दें। देखिए, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किए हैं, मुझे लगता है कि सदन की ओर से टैबलेट भी आप सबको उपलब्ध करवाए गए हैं और हम लोगों ने जितने भी सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है
इस सब को सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत किया है। कोई जाकर के उसको ऑनलाइन उन सबको देख सकता है। उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश आज देश का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। अभी हम लोगों ने फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग भी किया जा चुका है और जिनमें से बहुत सारे उद्योगों ने अपना प्रोडक्शन भी प्रारंभ किया है। ये 15 लाख का मतलब 60 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। ये पहली सरकार है जिसने 7.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी है। एमएसएमई सेक्टर, जिसमें रोजगार सर्वाधिक प्राप्त होता है, देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अधिक एमएसएमई यूनिट रखने वाला राज्य था। लेकिन इस सेक्टर को पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण, ये केवल हमने नहीं पैदा किया था, यह वह सेक्टर था जिस सेक्टर में उत्तर प्रदेश में अनंत संभावनाएं थी और वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से विरासत के साथ हमें प्राप्त हुआ था। लेकिन उपेक्षा के कारण यह सेक्टर दम तोड़ चुका था। हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से इसको फिर से आगे बढ़ाया। आज परिणाम है, इसका एक उदाहरण आपके सामने है। कोविड कालखंड के दौरान जब 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में वापस आया था, हम लोगों ने इन सभी लोगों को स्किल मैपिंग करके उनको उन्हीं सेक्टर में, उन्हीं जनपदों में अधिक से अधिक लोगों को समायोजित करने का काम किया था और अधिकतर लोगों को उसी जगह पर नौकरी और रोजगार भी प्राप्त हुआ था। अकेले एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार और नौकरी प्राप्त हुई है, जिसमें कोई अतिरिक्त लैंड नहीं देनी पड़ती है, सरकार को कोई अतिरिक्त इंसेंटिव नहीं देनी होती है। और उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल क्या है, अभी हम लोगों ने 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ सीएम युवा उद्यमी की एक नई योजना जारी की है। एमएसएमई विभाग इसको संचालित कर रहा है। महोदय, एक महीना पूरा नहीं हुआ है, जिसमें हम लोगों ने किसी भी नए उद्यमी को 5 लाख तक के बैंक के ऋण में हम लोगों ने उसे इंटरेस्ट फ्री ऋण उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है। पहले चरण में 5 लाख पर, दूसरे चरण में फिर 10 लाख तक। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक 96 लाख से अधिक नौजवानों ने इसके लिए आवेदन किया है। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। जहां तक मध्यम वर्गीय आय वर्ग के लोगों की आप बात करना चाहती हैं, इस सेक्टर की जो सबसे बड़ी ग्रोथ देखनी हो तो हम प्रदेश के अंदर सीडी रेशियो से देख सकते हैं। ये वही प्रदेश है जहां पे सीडी रेशियो 44% था, आज ये 60% क्रॉस कर चुका है। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश का पैसा तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही लग रहा है और उत्तर प्रदेश के विकास में और उत्तर प्रदेश के अंदर, यह रिजर्व बैंक की ही रिपोर्ट है कि पिछले 5 वर्षीय योजना के अंदर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने बैंकों से सर्वाधिक लेन देन किया है। जनधन अकाउंट उसके उदाहरण हैं कि जिन लोगों के पास पहले बैंक में अकाउंट नहीं हुआ करता था, आज उनके अकाउंट में लाखों करोड़ रुपया उन बैंकों में जमा है। इस बात का उदाहरण है कि व्यक्ति की क्रय करने की सामर्थ्य भी और जमा करने की सामर्थ्य भी बढ़ी है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण संभव हो पाया है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में ही आप जानना चाहेंगे, ये वही प्रदेश है 17 के पहले यहां किसान आत्महत्या करता था। आज उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। आज उसकी उपज का लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। गन्ना किसानों को 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है।
हर एक सेक्टर में एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश की उपज, अब उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश फिर से सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाले राज्यों में शामिल हो चुका है, सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्यों में शामिल हो चुका है, सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश की प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश ने फिर से अपना स्थान बनाया है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ को भी आगे प्रदर्शित करता है। हर एक सेक्टर में ये विकास, इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए इन सबकी समीक्षा की जाती है, उसके अनुरूप सरकार अपनी नीतियों को आगे बढ़ाती है। उन्हें जहां आवश्यकता पड़ती है उसके अनुरूप उन्हें टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने में सरकार मदद करती है, फ्री बीज उपलब्ध करवाने में मदद देती है। दलहन और तिलहन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जो पीछे था, या फूड प्रोसेसिंग में जो यूनिट यूपी के अंदर नहीं आ रही थी, वैल्यू एडिशन में जो काम कर सकता है, वह आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ा रहा है। तो ये केवल एग्रीकल्चर का ही नहीं, केवल इंडस्ट्री का ही नहीं, बल्कि हर एक सेक्टर में 10 के 10 सेक्टर की समीक्षा नियमित रूप से होती है। और टूरिज्म में आपने देखा होगा, टूरिज्म में गत वर्ष 65 करोड़ लोग आए थे और अकेले हमारा कुंभ 60 करोड़ की संख्या पूरी करने जा रहा है। एक आयोजन ही 60 करोड़ देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो चुका है। तो संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को आप लोगों ने अपनी कारगुजारी के कारण दबाया था। आज उत्तर प्रदेश अपनी उन संभावनाओं को फिर से उजागर कर रहा है और देश और दुनिया उत्तर प्रदेश के प्रति पूरी सद्भावना के साथ इस विकास में योगदान देने को तत्पर है। प्रश्न संख्या 3।